बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, शाम में अमेरिका ने एक बार फिर दाइश के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिकी शहरियों या एहलकारों पर हमलों को बराह रास्त अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अमेरिकी फौज ने जुमे के रोज वस्ती शाम में दाइश के 70 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले अमेरिकी और शामी अफवाज के मुश्तरका काफिले पर हमला हुआ था और 2 अमेरिकी फौजी एहलकार जान से गए थे। अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेगेस्ट के मुताबिक इस कार्रवाई में दाइश के जंगजुओं, असलहे के जखायर और तंजीमी ढांचे को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और रॉकेट निजाम का इस्तेमाल किया गया, जबकि उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी मुआवनत फराहम की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को सख्त मगर नागुज़ीर रद्द-ए-अमल करार देते हुए कहा कि यह जंग का ऐलान नहीं बल्कि अपने शहरियों के खून का हिसाब है। शामी हुकूमत ने भी इन हमलों की हिमायत करते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि शामी सरजमीन पर दाइश के लिए कोई महफूज पनाहगाह बाकी नहीं रहेगी। शाम में होने वाली हालिया कार्रवाई इस बात की भी याद दहानी है कि अगरचे दाइश को इराक और शाम में अपनी जोग्राफियाई गिरफ्त से महरूम किया जा चुका है, मगर तंजीम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। दाइश अब महदूद हमलों, खुफिया नेटवर्क्स और इलाकाई शाखों के जरिए खुद को मुतहर्रिक रखने की कोशिश कर रही है। उन्हीं शाखों में दाइश खुरासान भी शामिल है, जो दाइश की ज़ैली तंजीम है और अफगानिस्तान में अब भी उसके महफूज ठिकाने मौजूद हैं। इसी पस मंजर में 2 रोज पहले सामने आने वाली एक अहम खबर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने दाइश खुरासान से मुंसलिक मीडिया सेल के सरबराह सुल्तान अजीज अज़ाम की गिरफ्तारी की तस्दीक की, जो अगरचे मई 2025 में अमल में आई थी, मगर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उस वक्त मंजर आम पर नहीं लाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की तज्जियाती रिपोर्ट में भी उसी गिरफ्तारी का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि इस इकदाम से दाइश खुरासान के नेटवर्क को नुमाया नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक यह कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी की एक वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत दहशतगर्द तंजीमों के मुख्तलिफ नेटवर्क्स को बैक वक्त दबाव में रखा जा रहा है। पाकिस्तान इस हवाले से एक फाल किरदार अदा कर रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरा इराक में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई, जबकि फील्ड मार्शल के दौरा लीबिया में भी दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और इलाकाई सलामती के उमूर ज़ेर बहस आए। इन रवाबित का मकसद मालूमात के तबादले और मुश्तरका हिकमत अमली को मजबूत बनाना है। यूं ये कहना गलत नहीं है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसमें फतह हासिल करने के लिए मरबूत आलमी कोशिशें करने की जरूरत है, और हालिया इकदामात उसी बदलती हुई हिकमत अमली की वाज़ेह मिसाल है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें आए एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब ने। एयर मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, शाम में जो दाइश के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को देख के आप क्या समझ सकते हैं कि क्या अमेरिका ने मिडल ईस्ट की जो अपनी पॉलिसी है उसको असर नौ तरतीब देना शुरू किया है, या फिर ये पुराने बाप की एक नई कहानी है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपको मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मैंने इत्तेफाक से शाम में दोनों दौर देखे हैं, बशार अल असद का भी और अब जो नए इनके प्रेसिडेंट हैं इनका दौर भी मैंने थोड़ा सा देखा है, और वो रेवोल्यूशन का टाइम भी देखा है। सो आई थिंक लोगों को बहुत कम मालूम है कि एक्चुअली ये इसके पीछे मतलब अमेरिकन गेम्स या खिते में किस तरह प्ले आउट हो रही हैं। सीरिया इस खिते का तकरीबन वाहिद आखिरी मुल्क रह गया था जो अमेरिका के खिलाफ रेजिस्ट कर रहा था। इन अ वे रेजिस्ट से मुराद ये है कि अमेरिका की यहाँ पे मतलब जिस तरह बहुत सारे और ममालिक के अंदर उसकी एक वी कैन से है, यहाँ नहीं थी, इसलिए कि आइडियोलॉजिकली और शुरू से हिस्टोरिकली ये रशिया की तरफ इंक्लाइन थे। और वैसे भी जब वेस्ट ने और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने मिलके सीरिया में 2011 के बाद ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनवाया और उन ताकि बशार अल असद की गवर्नमेंट को टॉपल करवाया जाए, तो उस वक्त फाइनली 2015 में ईरान और रशिया ही इनकी हेल्प के लिए आए, और उसी वक्त उन्होंने इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को निशाना बनाया जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। और वो सब सिमट के फिर एक सिटी में चले गए और उनको एक पनाह दी गई इदलिब में, जहां से वो अब दोबारा निकल के आए हैं और उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है। असल में सीरिया 2010 से पहले एक बहुत खुशहाल मुल्क था, ऑयल एक्सपोर्ट करते थे, लिटरेसी रेट 90% से ऊपर था, एंड दिस वाज द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और बहुत अच्छी इनकी मैन्युफैक्चरिंग थी। आई थिंक पर कैपिटा भी कोई $8,000 के करीब थी। जब ये पूरी जंग हुई तो इन सब ममालिक का और वेस्ट का ख्याल था कि शायद सीरिया को ये तोड़ देंगे फाइनेंशियली, लेकिन 2018 तक उस वक्त भी सीरिया वाज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और अभी भी इंडस्ट्री डिस्पाइट के 80% टूट गई थी, बट दे वर स्टिल प्रोड्यूसिंग।
मैं वो बशार अल असद की गवर्नमेंट की हिमायत नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ हालात बता रहा हूँ कि कैसे थे। ठीक। जब इन्होंने देखा अमेरिका और वेस्ट ने कि यार हम तो सीरिया को नहीं तोड़ सके हैं और इसमें रशिया और ईरान का इन्फ्लुएंस नहीं खत्म कर सके, तो फिर उन्होंने स्ट्रिंजेंट लगा दी इकोनॉमिक सैंक्शंस, वन ऑफ द स्ट्रिंजेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने 5 साल के 6 साल के अंदर अंदर, क्योंकि कोई कंट्री इनके साथ तजारत नहीं कर सकता था, कोई आना जाना मुश्किल था, आहिस्ता आहिस्ता इनकी इकोनॉमी प्लस अमेरिका ने क्या किया कि इनके ऑयल के सारे रिजर्व्स पे कुर्दों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया, बहुत पहले, कोई 2016 में ही। अब इनके पास अपना ऑयल भी नहीं था, तो बहुत गुर्बत आ गई। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी जब तक मैं वहां था। मैं इस साल ही वापस आया हूँ वहां से। ठीक। तो फाइनली फिर लोगों के अंदर विल टू फाइट नहीं रही। मतलब सोल्जर की तनख्वाह was $10, मिनिस्टर्स भी आई थिंक वर गेटिंग 70, और ये हाल था वहां पे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक्सीलेंट था, मतलब कोई किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब टॉपल होगी गवर्नमेंट, तो इसमें अब दाइश के बहुत थोड़े से एलिमेंट वहां पे रह गए थे सेंट्रल में, पालमीरा के आसपास। तो अब अमेरिका ने जो 70 ठिकानों पे हमला किया है दाइश के, तो अब आई डोंट नो कि उनमें से अब एक्चुअली कितने ठिकाने रह गए हैं। बट जो हमें खबरें हैं कि अब जो गवर्नमेंट है वो भी इस फेवर में है कि इस दाइश को खत्म कर दिया जाए। और वो सारी कंट्रीज जिन्होंने मिलकर दाइश बनाई थी, जिसमें से कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी थे, कुछ वेस्टर्न भी थे, अब बज़ाहिरन देख रहे हैं कि उनका भी इंटरेस्ट है कि ये दाइश खत्म हो जाए। नहीं, तो एक ये एक ये एक मार्शल साहब, मेरा वैसे सवाल है, अभी क्या ये माजी की गलती को सुधारने की कोशिश है या ये कोई और मंजरनामा है? देखिए, मैं इस चीज को तो बिल्कुल नहीं मानता कि माजी की गलती से ये जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं हु आर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये अपनी गलती तो किसी को मानते भी नहीं है और ना उसको कोई सुधारने की कोशिश करते हैं। बस एक नई ग्रेट गेम की कोशिश हो रही थी, जैसे इस खत्ते से उन्होंने चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया। सो बेसिकली गेम एक और बड़े लेवल पे होती है। फिर उनकी ख्वाहिश थी कि ईरान का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा तो सीरिया वीक हो जाएगा। वो उन्होंने मैनेज कर लिया, सीरिया वीक भी हो गया। सो अब ये जो रेमिनेंट्स हैं दाइश के और एंड ऑल दैट, ये अगर वेस्ट चाहे तो आराम से एकदम खत्म हो सकते हैं। बट ये प्लान करके छोटी छोटी पॉकेट्स को रखा जाता है कि अपने मकसद और मौके के लिए कब इनको दोबारा वो मैदान में ले। अच्छा, अगर अब 70 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर हमला किया गया, उर्दन ने अपने फाइटर जेट्स दिए हैं और इसके अंदर शामी हुकूमत की हिमायत अगर हम देखें, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि उन पॉकेट्स को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है या फिर पॉकेट्स कहीं और मुंतकिल हो चुकी हैं और यहाँ पे जो हमले किए गए हैं ये सरफे नज़र है? यह अगर बड़ा अच्छा सवाल है जी कि ये क्या पॉकेट्स को खत्म करने की कोशिश कर रही है या इन पॉकेट्स को मेजर पोर्शन को ऑलरेडी कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। याद रखें कि मेजर पोर्शन को ऑलरेडी कहीं शिफ्ट कर दिया गया था, जिसमें आपने अभी अफगानिस्तान का भी नाम लिया है कि वहां पे भी ये आए, और उसके अलावा अफ्रीका में भी कहीं और जगहों पे भी ये लोग चले गए हैं। सो अनफॉर्चुनेटली जी, ऐसे ही ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ये प्ले हो रही होती है। देखने को एक और चीज नजर आ रही होती है, बट व्हेन यू एक्चुअली लिव देयर और आप अपना टाइम गुजारें, तो आप फिर देखते हैं कि सूरत हाल यकसर डिफरेंट होती है जो प्रोजेक्ट की जा रही होती है मोस्टली बाय द वेस्टर्न मीडिया टू द वर्ल्ड। अच्छा, एयर मार्शल साहब, एक चीज़ बताइए, हमने दाइश के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की और हमने दाइश का जो दहशत गर्दाना हमलों का सिलसिला है उसको भी भुगता है, और फिर हमने उनके एक अहम शख्स को पकड़ा जिसकी तस्दीक जो है इन्हीं दिनों के अंदर हुई और इससे पहले एक रिपोर्ट के अंदर भी तस्दीक हो चुकी है। हम तो इनके दहशत गर्दाना सिलसिलों की जद के अंदर आए हुए लोग हैं, तो हमारी जो पॉलिसी है इनके खिलाफ, इस पॉलिसी में क्या किसी और मुल्क की हिमायत होगी या फिर ये जंग और ये मुकदमा जो है बयानियाती, ये हमें खुद ही लड़ना है? देखिए, मेरे ख्याल में ये हमें जो फाइट है वो तो खुद ही करनी है। देखिए जी, अगर पाकिस्तान अपने बॉर्डर सील कर देना तो बहुत सारे मसाइल का हल हो जाएगा। ना सिर्फ इससे कि हमारी बिजनेस इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा, और बहुत सारे हमारे मसले जो हैं वो भी हल हो जाएंगे। सो बहुत सारे मसाइल का हल तो हमारे अपने पास है। लेकिन ये जो दाइश का मसला है जी, अगर इस अफगानिस्तान में इनकी पॉकेट्स हैं, वी नो दैट ये सिर्फ हमारा नहीं, ये रीजन का मसला है। इसके साथ रीजन को मिलकर फाइट करनी है। सबसे बड़ा रोल इसमें चाइना को प्ले करना है, बिकॉज अगर ये यहाँ पे पनपते रहे तो अल्टीमेटली ये चाइना की सिक्योरिटी, और चाइना को चूंकि इस रीजन के साथ हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका इफेक्ट होता है, सी पैक इफेक्ट होता है, चाइना मस्ट टेक इंटरेस्ट इन दिस। ईरान को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए। मतलब जितने इस खिते के ममालिक हैं
उन सबको करना चाहिए। और अल्टीमेटली अगर हमें अफगानिस्तान से एलिमिनेट करना है तो हमें उस लाइन पे भी सोचना चाहिए अफगान को मिला के कि क्या अगर अफगानिस्तान के हाथ में ये पॉसिबल नहीं है और वो समझते हैं इट इज बियॉन्ड देम कि जब उन्होंने हाथ डाला तो टीटीपी इनके साथ मिल जाएगी और उनकी गवर्नमेंट हो जाएगी, तो हमें उनको ये सपोर्ट करके इसको खत्म करने की जरूरत है। जब तक हम इन चीजों को खत्म नहीं करेंगे जी, एक बार डिसाइड करके वंस फॉर ऑल रीजन के सारे कंट्रीज, तब तक नहीं होगा। बट द मोमेंट वी स्टार्ट टू डू दैट, अब ये रीजन अगर मिल गया और हमने सोचा कि हम इसमें से टेररिज्म खत्म कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि कैसे वो इवल फोर्सेस जो चाहती हैं इसमें है वो अपना रोल फिर प्ले करना शुरू कर देंगी। सो वी हैव टू बी, एक हमारा स्टांस होना चाहिए रीजन का, हमारा एज ए कंट्री एक बड़ा सॉलिड और फर्म स्टांस होना चाहिए। मैसेजिंग अफगानिस्तान को बड़ी क्लियर जानी चाहिए और हमें अपनी कंट्रडिक्शन भी खत्म करनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जब ये एक जगह के ऊपर मौजूद थे तब ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा थे, या अब जब पॉकेट्स के अंदर मौजूद हैं तब ये एक बड़ा खतरा? क्योंकि जुग्राफियाई ताकत अगर देखी जाए वो तो इनकी खोई जा चुकी, लेकिन अभी मौजूदा मंजरनामे में छोटी छोटी टोलियां किस हद तक खतरनाक हो सकती हैं खित्ते के लिए या दुनिया के दीगर ममालिक के लिए? एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसके लिए खतरनाक है और किसके लिए फायदेमंद है। याद रखें, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये बनाई जाती हैं, इनको सपोर्ट करके बनाया था उन कंट्रीज ने जिनके पास बेइंतहा पैसा, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस है। तो इसका मतलब है उनके काम की थी तो उन्होंने इनको यूज किया और बनाया और इनको राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। हाँ, हमारे जैसे ममालिक जो होते हैं बदकिस्मती से, या शाम जैसे ममालिक हो गए या इराक जैसे हो गए, वो इनकी इन तबाहियों की जद में आ जाते हैं। तो हमें ये बस समझने की जरूरत है, ये सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, ये अफगानिस्तान के लिए भी है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए भी नुकसानदेह है, ये रशिया के लिए भी है, चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी है, जो शायद इस वक्त सोच रहा हो कि कुछ को सपोर्ट करना उसके फायदे में है, लेकिन अल्टीमेटली ये उसी को ही पर हॉन्ट करेंगी। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो दूर से रह के इनकी वो तागे खींच रहे हैं, उनके लिए ये फायदेमंद होगी। अच्छा और सर, ऐसे ही मेरा होती है एक वर्ल्ड में। आखिरी हिस्ट्री सवाल कि ये बताती जो आस्तीन का सांप है ये अपने मालिक को किन वजूहात की बुनियाद पर डसने लगता है? देखें, अब मैं इसका क्या आपको जवाब दूं, इसके समटाइम्स आइडियोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। बिकॉज आप जब लोगों को रिक्रूट करते हैं तो वो बिल्कुल एक टनल विजन में उनकी ट्रेनिंग होती है, वो बहुत ही दे आर, उनको नैरो माइंडेड लोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब ये शाम में इनकलाब आया तो ये जो इनके प्रेसिडेंट हैं शरा, जो पहले जुलानी कहलाते थे, इनके साथ 37 ग्रुप्स हैं और उसमें से कुछ ग्रुप्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब बिलीव ही नहीं करते हैं ऑन रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी, और उनको इस्लाम के टेनेंट्स भी नहीं पता है। तो वो उनकी एक साइकी, उनकी एक फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है। ये कभी कभी अपने जो आका होते हैं उनके कंट्रोल में भी नहीं रहते, बिकॉज अल्टीमेटली तो उन्हें फ्रैंकेनस्टाइन बनना होता है। आप जब भी एक गलत मोटिव से, एक गलत नीयत से कोई चीज को तरतीब देंगे, उसका कभी भी लॉन्ग टर्म फायदा नहीं हो सकता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे मतलब मोरालिटी की तो खिलाफ है, हमारे रिलीजन की टीचिंग्स के भी खिलाफ है। तो हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के इन चीजों के खिलाफ करना चाहिए। लेकिन आई थिंक अब जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, लाइक वी सी, अब आई थिंक इट्स डिटरमिन्ड कि वो इनके साथ अब फाइट करेगी और इंशाल्लाह इनका खात्मा करेगी। पाकिस्तान इनके खिलाफ फाइट करके इनका खात्मा करेगी और दुनिया को ये समझ है कि जब अपने ही पाले हुए सांप डसने लगे तो फिर नुकसान किस किस को होता है, अपने अपने ही आकाओं को ये चबाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, तवानाई की बहरान, माहौलियाती दबाव और आलमी सियासत के संगम पर खड़े इंडिया ने एक ऐसा एटमी कानून मंजूर किया है जिसे हुकूमत मुस्तकबिल की जमानत करार दे रही है, मगर नाकिदीन इसे निजी मफादात, कमजोर निगरानी और मुमकिना जियो स्ट्रेटेजिक अजाइम से जोड़ के देख रहे हैं। शांति एटमी तवानाई बिल की मंजूरी ने न सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट के अंदर शदीद इख्तलाफ को जन्म दिया, बल्कि खत्ते में भी यह बहस शुरू हो गई कि जौहरी तवानाई के नाम पर शुरू होने वाला यह सफर कहां जाकर रुकेगा। इस बिल के तहत इंडिया ने साल 2047 तक एटमी तवानाई से 100 गीगावाट बिजली पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया है और पहली बार निजी शोबे को इस हसास मैदान में सरमायाकारी की इजाजत दी गई है। अपोजिशन का कहना है कि जौहरी तवानाई जैसे शोबे को मुनाफे की मंतिक के ताबे करना एक खतरनाक तजुर्बा है।
कांग्रेस रहनुमा मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में इस बिल के टाइमिंग पे सवाल उठाते हुए कहा कि एक बड़े निजी ग्रुप की जानिब से जौहरी तवानाई में दाखिले के ऐलान और इस कानून की मंजूरी का एक साथ आना यह महज इत्तफाक नहीं लगता। तनकीद का सबसे संगीन पहलू जौहरी हादसात से मुतल्लिक है। तारीख गवाह है कि चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे सानेहात ने न सिर्फ लाखों इंसानों की जिंदगियां मुतासिर की बल्कि मईशत को दहाइयों पीछे धकेल दिया। फुकुशिमा हादसे के बाद सफाई और बहाली के अखराजात $180 अरब से तजावुज कर चुके थे, जबकि चेरनोबिल का मजमूई इक्तसादी असर इससे कहीं ज्यादा बताया जाता है। इसके बावजूद इंडिया के नए कानून में हादसे की सूरत में हर जाने की हद इंतहाई महदूद रखी गई है, जिसे अपोजिशन नाकाफी और गैर हकीकत पसंदाना करार दे रही है। मजीद तशवीश इस बात पर है कि अगर किसी जौहरी तनसीब में लापरवाही या मुजरिमाना गफलत हो तो मुतासरा अवाम, सिविल सोसाइटी या रियासती हुकूमतें बराह रास्त कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। शिकायत दर्ज करने का इख्तियार चंद सरकारी इदारों तक महदूद है, जिससे शफाफियत और जवाबदेही पर संगीन सवालात खड़े हो जाते हैं। नाकिदीन के नजदीक ये शिक निजी कंपनीज को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम को नहीं। इस तमाम बहस का एक अहम मगर कम ज़ेर बहस पहलू इलाकाई सलामती है। इंडिया एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हैं, चीन के साथ सरहदी तनाज़ात मुसलसल मौजूद हैं और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी एतमाद की फ़ज़ा कमज़ोर पड़ती जा रही है। ऐसे हालात में जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े पैमाने पर तोसी महज तवानाई का मंसूबा नहीं रहती, बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक मुज़बिरात भी होते हैं। सिविल और अस्करी जौहरी सलाहियतों के दरमियान हद अक्सर धुंधली हो जाती है और यही खदशा इस बिल के गिर्द मंडला रहा है। अगर इंडिया इस मंसूबे को जारहाना अज़ाइम या ताकत के तवाज़ुन को बदलने के लिए इस्तेमाल करता है तो जनूबी एशिया एक नई जौहरी दौड़ की तरफ जाएगा और ऐसी सूरत में पाकिस्तान या चीन के लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं होगा। चुनाचे ये सवाल पैदा होता है कि शांति के नाम से मंजूर होने वाला ये कानून खित्ते के अमन का पैगाम है या जारहाना अज़ाइम का मज़हर। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है न्यूक्लियर फिजिस्ट और मायानाज मुसन्निफ डॉक्टर परवेज हूद भाई ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक बिल आया और उसको नाम दिया गया है शांति, और नाकिदीन ये कहते हैं कि जब दुनिया के अंदर ऐसे तजर्बात हो चुके तो वो बेहतर नहीं हुए, तो फिर ये किन मकासद के तहत भारत को ये सूझी है कि वो एक प्राइवेट फर्म को ये सारी सरमायाकारी करने की दावत दे दे और उनके कंट्रोल में चीजें दे दे, जिससे इलाकाई दीगर ममालिक को भी खतरात लाहक हो सकते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक ये सोचते हैं या सोचते थे कि न्यूक्लियर तवानाई से उनके तवानाई के मसाइल हल होंगे, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए वैसे वैसे ये बात आया हो गई है कि इसके जो खतरात हैं वो ज़्यादा हैं, फ़ायदे निस्बतन कम हैं। ख़ास तौर पर जब शमसी तवानाई का दौर हमारे सामने है और बिजली पैदा आसानी से और सस्ते दामों की जाती है। अब भारत और अमेरिका के माबैन एक यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था और उसको कोई अब 15 साल हो चुके हैं। उसके तहत अमेरिका के जो न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाले हैं, खुसूसन वेस्टिंग हाउस, वो सरमायाकारी करते इंडिया में ताकि इंडिया जल्द से जल्द ज्यादा न्यूक्लियर बिजली घर बना सके। ठीक। लेकिन एक रुकावट बीच में आई और वो रुकावट हनोज दूर नहीं हुई है कि अगर कोई खराबी होती है, कोई बड़ा हादसा पेश आता है, जैसा कि 3 माइल आइलैंड में हुआ, फिर फुकुशिमा में हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन ठहरेगा, किसको ठहराया जाएगा? क्योंकि जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो करोड़ों नहीं, अरबों बल्कि खरबों डॉलरों का नुकसान हो सकता है और फिर इंश्योरेंस कंपनीज इससे कतराती हैं, इसको गारंटी देने से कतराती हैं। लिहाजा वो यूएस न्यूक्लियर डील का माहदा कटाई में पड़ गया। अब इसको अगर दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई तो करें, लेकिन ये बात आगे तक नहीं चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, वैसे तो ये ऑपोजिशन जो वहां की है, कांग्रेस बिलखुसूस, वो ये एतराज कर रही है कि एक बड़ा निजी ग्रुप है जो जौहरी तवानाई के मंसूबे या उसके शोबे में दाखिला लेता है, यानी उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश का इजहार करता है और उसी दौरान में एक बिल को पास कर लिया जाता है। तो सरकारी सतह से किसी प्राइवेट कंपनी को यह मुंतकिल करना, अगर यह सही साबित होता है, तो यह फिर किस हद तक खतरनाक हो सकता है? ये तो हमने देखा था जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड का हादसा हुआ
था, जिसके बाद यूनियन कार्बाइड को कुछ हर्जाना देना पड़ा, लेकिन जितना देना चाहिए था उससे कई गुना कम था। तो इसीलिए इंडिया के लोग, इंडिया के बहुत से एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट, उनका मुद्दा यह है कि जब तक ये गारंटी ना दी गई तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर लगाना इंतहाई खतरनाक होगा, और मिसालें तो उनके सामने बहुत सी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिनात में से है कि गवर्नमेंट इसे अपनी अम्ब्रेला ना रखे, और इस वजह से ना रखे कि कल को अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी हुकूमत पे ना पड़े, एक मखसूस कंपनी पे पड़े, और उस कंपनी को टैकल करना आसान हो, हुकूमत का अपने सर के ऊपर जिम्मेदारी लेना मुश्किल हो? जी, लेकिन कंपनी के साथ हमेशा ये हो सकता है ना कि वो कहे कि वो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करे, कहे कि हमारे पास इतने असासे तो हैं नहीं कि हम ये नुकसान पूरा कर सकें। लिहाजा जब तक कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार इसकी इजाजत, इसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होती, उस वक्त तक बिल्कुल ये बड़ा गैर महफूज और खतरनाक किस्म का सौदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हवा से बिजली तैयार हो रही है, पानी से बिजली तैयार हो रही है, कोयले से बिजली तैयार हो रही है, शमसी तवानाई से तैयार हो रही है, और एक न्यूक्लियर बिजली, तो इन सब में बुनियादी तौर पे अगर फर्क देखा जाए तो वो कितना पड़ सकता है पर यूनिट, अगर उसकी कोई कॉस्ट निकाली जाए, या फिर पर ग्रिड स्टेशन अगर कॉस्ट निकाली जाए तो कितना फर्क होगा, एक रफली आइडिया अगर हो तो? ये अच्छा सवाल है, और इस पर लोगों ने तहकीक की, लेकिन किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचते, क्योंकि सवाल यह है कि आप इस पर जो इखराजात हैं उसका हिसाब किस तरह से लगाते हैं। मुख्तलिफ फार्मूले हैं, लेकिन एक बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अब शमसी तवानाई और हवा से पैदा होने वाली बिजली सबसे सस्ती है। अगरचे ये मुसलसल नहीं होती, लेकिन अब स्टोरेज के मैकेनिज्म्स बेहतर होते चले जा रहे हैं। आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में अब, पहले अगरचे बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब हर घर में छत के ऊपर ये सोलर पैनल्स लगने लगे हैं। बलूचिस्तान में दूर दूर के इलाकों में भी ऐसा हो रहा है। इसके बरक्स जब आप कोयला जलाते हैं तो उससे हवा में आलूदगी पैदा होती है। वो कोयला सस्ता भी इतना नहीं होता, क्योंकि वो उस कोयले को हमें ऑस्ट्रेलिया से दरामद करना पड़ता है, और जो तेल जलाना और कोयला जलाना, ये तो अब माहौल के लिए भी हमें पता चल गया है कि किस हद तक खतरनाक है। लिहाजा जो रिन्यूएबल्स हैं वो पूरी दुनिया में अब ज्यादा से ज्यादा मकबूल होती जा रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल एक दूसरे जाविये से करता हूँ कि यही जो जराए हैं बिजली बनाने के, इसमें खतरनाकी की अगर हद देखी जाए तो वो किस जराए में ज्यादा है, और उसकी हद के बावजूद लोग उसको तरजीह क्यों देते हैं? अगर आप खतरे के हिसाब से देखें तो न्यूक्लियर हादसा सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब यूक्रेन में चेरनोबिल का न्यूक्लियर पावर प्लांट फटा था तो उससे हजारों अमवात हुई, यूरोप में और रशिया में और यूक्रेन में भी, क्योंकि इससे जो तापकारी छूटती है वो फिर फिजा में हर तरफ फैल जाती है। फुकुशिमा के वक्त जब एक सुनामी ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह किया, इतनी बड़ी तबाही फेरी कि आज तक उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता, और टोक्यो बाल बाल बच गया, इसलिए कि उससे जो तापकारी निकल रही थी, हवा का रुख उसको समंदर की तरफ ले गया। अगर टोक्यो की तरफ ले जाता तो फिर तो टोक्यो को खाली करना पड़ता। अब ये भी देख लीजिए कि जो बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, अक्सर औकात वो शहरों के नजदीक बनाए जाते हैं, जैसा कि बंबई के नजदीक है या कराची के नजदीक है। कराची के साहिल पर 3 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, अब 2 रह गए, एक बंद हो गया, और खुदा ना खास्ता उधर कुछ होता है तो फिर बहुत, उस शहर को तो आप खाली कर ही नहीं सकते, तस्वर भी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी तरफ जो बिजली पानी से पैदा की जाती है, जैसा कि डैम है, चलिए डैम तो
टूट सकते हैं, लेकिन उसका इम्कान बहुत कम है। और बड़े डैमों का और ज्यादा कम है, क्योंकि वो बहुत मजबूत बनाए जा सकते हैं। और जो सबसे माहौल के लिए पसंदीदा चीज है आजकल के जमाने में, वो शमसी तवानाई है उससे, और ये उसका इस्तेमाल वक्त के साथ बढ़ता चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि वो ममालिक जो बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के दायरा कार के अंदर आते हैं, उसमें आप दायरा वसी नहीं करना चाहते, किसी और मुल्क को एटम बम बनाने की इजाज़त नहीं देना चाहते। इस बारे में तो आप मुआहिदा कर चुके। आप ईरान के ऊपर हमला करते हैं और उसका जवाब ये बनाते हैं कि वो यूरेनियम अफजूदा करने की उस हद तक पहुंच चुका है जहां पे 9-10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। तो जिनके पास पहले से मौजूद हैं, क्या उनको इजाजत है कि वो जितना मर्जी बढ़ाते रहें, और वो भी इसी नाम पे ही बढ़ाते रहें जिस नाम पे वो क्लेम कर रहा है ईरान के हम तो अपनी बिजली बनाने के जो मंसूबे थे उसको फरोग देना चाहते थे, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं था बम बनाने से। तो अगर भारत ये कहे तो भारत के ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कोई बात नहीं आ सकती? नहीं, देखिए, भारत की तो बात है ना। भारत ने तो बहुत पहले भारत और पाकिस्तान ने कनाडा से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट खरीदा था 70 की दिहाई में, और जिससे फिर इंडिया ने एटम बम बनाया। हमारा एटम बम तो यूरेनियम एनरिचमेंट से हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन इसराइल की मिसाल लीजिए, जिसने अब तक तो कोई बिजली नहीं पैदा की है अपने एटमी रिएक्टर से, जो बिजली घर है उसमें से बिजली कोई नहीं पैदा हुई है। अलबत्ता उसमें से जो इसराइल के एटम बम हैं वो बन सके हैं। तो इसराइल के पास कोई 150-200 बम मौजूद होंगे, कहते हैं कि इतने होंगे। ईरान ने इसराइल की पैरवी करने की कोशिश की थी। अब इस ईरान अगरचे वो ये कहता है कि वो बम नहीं बनाना चाह रहा है और कि ये महज बिजली पैदा करने के लिए अफजूदगी, यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है, लेकिन दुनिया को शक है इस बात पर। और जो हमने देखा, अमेरिका ने हमला किया, एक मुआहदा करने के बाद मुआहदा तोड़ा और फिर आखिर बम फेंके। अब हमें पता नहीं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम की क्या सूरत हाल है। क्या उनके पास इतना मटेरियल पहले से मौजूद है कि वो बम बना सके, ये एक खुला सवाल है। लेकिन उधर भी आप समझ लीजिए कि एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल मौजूद है। ठीक, बड़ी खतरनाक सूरत हाल मौजूद है और यहाँ पे दुनिया में जो पैगाम दिया जाता है उसी काम किया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज़ हूद भाई इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, फ़लस्तीन के मंजरनामे पे बात करेंगे और वहाँ पे अमन मंसूबे के तहत उतरने वाली जो फ़ौज है वो किन ममालिक की होगी और इस ज़मन के अंदर क्या इक़दाम हो रहे हैं, इस बारे में बात होगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, फ़लस्तीन में 2 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाली जंग के बाद पहली बार गज़ा के लिए अमन की कोई अमली सूरत सामने आती दिखाई दे रही है। जंगबंदी के बाद अब तवज्जो इस सवाल पर मरकूज है कि तबाह हाल गजा को कौन संभालेगा, सिक्योरिटी कैसे कायम होगी और तामीर नौ का अमल किसकी निगरानी में आगे बढ़ेगा। इसी पस मंजर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती गजा मंसूबे ने एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है। और इस फोर्स का मकसद 2 साला इजरायली जारहियत से मुतासरा गजा में अबूरी मुद्दत के दौरान अमन, नज़्म व नस्क, तामीर नौ और इक्तसादी बहाली की निगरानी करना है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये फोर्स जनवरी 2026 में काम शुरू कर सकती है और पाकिस्तान का नाम इस फोर्स के मुमकिना अरकान में सामने आने के बाद इस पर सिफारती सतह पर बातचीत तेज हो चुकी है। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया है कि वो किसी भी किरदार पर उसूली और मशरूत तौर पर गौर करेगा और इस बात पर जोर देगा कि हमास को गैर मुसल्ला नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि किसी भी अमन मिशन की कामयाबी का इन्हिसार वाज़ेह मैंडेट और सियासी हल के ऊपर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की जानिब से गजा अमन फोर्स में शामिल होने या इस हवाले से गौर करने पर आमादगी जाहिर करने का खैर मकदम किया, लेकिन यह भी वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद समेत वो तमाम ममालिक जिनसे ज़मीनी मौजूदगी के हवाले से बातचीत जारी है, पहले ये जानना चाहते हैं कि फोर्स का दायरा इख्तियार क्या होगा, जिम्मेदारियाँ कहाँ तक होंगी और अखराजात किस तरह पूरे किए जाएंगे। इन सवालात के जवाबात के बगैर किसी हद में फैसले की तवक्को नहीं की जा रही। इसी दौरान बाज़ गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के
मुमकिन अमरीकी दौरे का जिक्र सामने आया, लेकिन पाकिस्तानी वजारत खारजा ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि इस वक्त किसी दौरे या गजा अमन फोर्स में शमूलियत से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया जा रहा। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस मामले पर कयास आराइयां कबल अज़ वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर यह तजवीज़ ज़ेर गौर है कि बैनुल-अक़वामी फोर्स फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी के मामलात संभाले, लेकिन हमास ने यह वाज़ेह किया है कि फलस्तीनी रियासत के क़याम से पहले हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही नुक्ता इस मंसूबे को सियासी तौर पर पेचीदा बनाए हुए। मजमूई तौर पर देखा जाए तो गजा अमन फोर्स का तसव्वुर अब महज एक सिफारती तजवीज़ नहीं बल्कि अमली मनसूबाबंदी के मरहले में दाखिल हो चुका है। इसी मंजरनामे पे अगर बात को आगे बढ़ाया जाए तो पाकिस्तान की मोहतात और मशरूत आमादगी, अमरीकी सिफारती सरगर्मियां और दीगर मुस्लिम ममालिक के किरदार की निशानदही भी ज़रूरी है कि गजा का मुस्तकबिल एक मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी बन चुका है, जहां हर कदम मोहतात तवाजुन के साथ उठाना होगा कि अमन एक बार फिर जंग की नजर ना हो जाए। इस पूरे पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मंजरनामे पे बात करेंगे, जावेद हफीज साहब। जावेद हफीज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जावेद हफीज साहब, मौजूदा मंजरनामे में आप क्या समझते हैं कि जब टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई और ये जंगबंदी हुई, लेकिन इस जंगबंदी के बाद अभी तक उस अमन फोर्स की जो शक्ल है वही सामने नहीं आ सकी जिसको वहां पे तैनात करना था, तो ये मामला कौन सा रुख इख्तियार करेगा और कितना वक्त इसमें दरकार होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अभी तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं या SOPs जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो तय नहीं हुए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रे एरियाज में हैं और अभी वाज़ेह नहीं हैं। यानी इस फोर्स का मैंडेट क्या होगा। एक चीज़ तो पाकिस्तान ने क्लियर कर दी है कि जो डीमिलिटराइजेशन या डीवेपनाइजेशन ऑफ हमास है, यानी हमास से हथियार लेना, ये हमारा काम नहीं होगा, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अब इसके बाद क्या रह गया? उसके अलावा है कि जी पैलेस्टीनियन पुलिस को ट्रेन करना, वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, यानी चीज़ों की नकलो हमल उसमें मदद करना, और उसके अलावा एक किस्म का यानी अमन कायम रखना। तो ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक ये नहीं पता। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 1-2 महीने और लग सकते हैं, और मेरा मौक़िफ़ तो शुरू से ही रहा है कि इस सिलसिले में पढ़ने से पहले हमें बहुत गौर से सोचना चाहिए। अच्छा जावेद साहब, एक चीज़ बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि अभी तक अगर इसका फैसला नहीं हो सका तो इस पूरे मंजरनामे में अमेरिका भी अभी तक रिलक्टेंट है? नहीं, अमेरिका रिलक्टेंट नहीं है। अमेरिका तो यानी जो बोर्ड ऑफ पीस है उसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो खुद जो है वो उसको हेड कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क उसमें शामिल कर हों। उसमें उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि UAE, कतर और इटली, UK, जर्मनी, ये मुल्क जो हैं उसमें बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका के लिए तो एक प्रेस्टीज पॉइंट है कि ये जल्द अज जल्द फंक्शन करे और इफेक्टिवली फंक्शन करे, लेकिन देर जो है वो मुस्लिम ममालिक की तरफ से आ रही है, क्योंकि वो रिलक्टेंट हैं कि किस तरह से वो हमास को उससे हथियार लेंगे। हमास मौजूदा शक्ल में, जबकि फ़लस्तीनी रियासत का कोई उसकी बात ही नहीं हो रही, वो हमास जो है वो हथियार देने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की तो स्टैंडर्ड पॉलिसी ये है कि जहाँ जहाँ पे भी अरबों में आपस में कोई चपकलिश है उसमें पाकिस्तान को नहीं पड़ना चाहिए। यही पॉलिसी हमने यमन में भी इख्तियार की थी और सही इख्तियार की थी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जब दो रियासती हल मुमकिन होता हुआ अभी दिखाई नहीं देता, और दूसरी बात ये कि इजराइल तो उस पर माइल ही नहीं हो रहा, वो जो एक बफर जोन इजराइल की तरफ से कायम किया गया था उस पर अब एक येलो लाइन बना दी गई है और येलो लाइन डिक्लेयर करके अपनी तरफ से उसे अबूरी तौर पे सरहद का नाम दे दिया गया है। तो जब इजराइल की इस तरह की थॉट्स रहेंगी तो फिर हमास के गैर मुसल्लह होने, दो रियासती हल, इसके नताइज कैसे निकलते हुए दिखाई देंगे? नहीं जी, वो यही चीज़ है ना कि इजराइल जो है वो तो दो रियासती हल का नाम भी सुनना नहीं चाहता। और जो येलो लाइन है, आप ये देखें ना कि ये टोटल एरिया जो है ये बड़ा नैरो सा एरिया है, 141 मरबा मील है। आप समझ लें कि इस्लामाबाद के रकबे के बराबर। उसके दरमियान में तकरीबन निस्फ में एक येलो लाइन बना के वहां पर येलो रंग के झंडे लगा दिए गए हैं।
तो आप ये समझ लें कि आधा एरिया जो है वो हमास के पास है और बाकी का आधा एरिया जो है वहाँ पे इजरायली फौज बैठी हुई है। अब ये फोर्स जो जाएगी ये कहाँ पे येलो लाइन के साथ साथ बैठेगी और ये इंतहाई खतरनाक होगा कि एक तरफ हमास है, एक तरफ इजरायली फोर्स है और ये दरमियान में जिसे कहते हैं ना सिटिंग डक्स के बैठे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि अब भी जो है वो सीज फायर की वायलेशंस होती हैं, एक दूसरे पे गोलियां चलती हैं, कैजुअल्टीज भी होती हैं और मैं उनके एहसासात को समझता हूँ और एज अ डिप्लोमेट ये भी मैं समझता हूँ कि आपको किसी ऐसे झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए जहाँ पे अरब खुद डिवाइडेड हो। तो इसलिए हमें वेट एंड सी की पॉलिसी और हमारे अपने जो सरहदों के ऊपर हालात यानी हैं, देखने और समझने की ईस्ट पॉलिसी और अपनानी वेस्ट में, चाहिए और इसके बाद ही ये सूरत हाल जो है वजह हो सकती है। इसमें इन ममालिक का किरदार क्या होगा, उनकी जेडीज क्या होंगी, टीओआर्स क्या तय पाते हैं और फिर उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साबिक एम्बेसडर जावेद हफीज़ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।